नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बजरंग गुप्ता आप सबों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित फिजिक्स का टॉप 21 क्वेश्चन का सेट लाया हूँ साथियों। इसमें हम परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड फिजिक्स का 21 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे साथियों, जो आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, मेरे इस सेशन को जरूर आप सभी देखें। आशा करता हूं कि आप सबों के लिए मेरा ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। साथियों, प्लीज मेरे चैनल बीजी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे आने वाला सेशन का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, चलते हैं हम अपने कंटेंट पे। पहला क्वेश्चन है साथियों कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि ऑप्शन ए है यह पूरब में स्थित है, ऑप्शन बी है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऑप्शन सी है पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, क्योंकि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, इसका मुख्य कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूरब में निकलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह 0.4621 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से अपने अक्ष के परितः 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। साथियों, अपने अक्ष पे पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में समथिंग 0.4621 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक चक्कर लगाती है, जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से एक चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है रेखीय संवेग, ऑप्शन डी है कोणीय संवेग। साथियों, रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्या हुआ है कि रॉकेट रेखीय संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बलों का मान या योग शून्य हो तो कुल संवेग संरक्षित रहता है। उसी प्रकार बंदूक से जब गोली निकलती है तो वो भी रेखीय संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सभी मूल बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? ऑप्शन ए है विद्युत स्थिर बल, ऑप्शन बी है चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है नाभिकीय बल, ऑप्शन डी है गुरुत्वीय बल। साथियों, सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल को माना जाता है। ऑप्शन डी, सभी मूल बलों में सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल को माना जाता है और सभी बलों में सबसे मजबूत बल नाभिकीय बलों को माना जाता है। नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रक्रिया कैसा कार्य करता है? ऑप्शन ए, समान दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, ऑप्शन बी, दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करता है, ऑप्शन सी, समान दिशा में एक ही वस्तु पर कार्य करता है, ऑप्शन डी, विपरीत दिशाओं में
अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार साथियों, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। जल में तैरना, बंदूक चलाने में, बैलगाड़ी चलाने में आदि न्यूटन के तीसरे गति के नियम के उदाहरण है। न्यूटन ने अपने किताब प्रिंसिपिया में सबसे पहले अपने गति के इस 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश आंख में किस होकर के प्रवेश करता है? ऑप्शन ए है सिलियरी मांसपेशियों होकर के, ऑप्शन बी है लेंस होकर के, ऑप्शन सी है कॉर्निया होकर के, ऑप्शन डी है परितारिका होकर के। साथियों, इसका सही आंसर होगा प्रकाश आंख में कॉर्निया से प्रवेश करती है। कॉर्निया की आकृति असमान होने पर व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। इसे त्रिस्वैषम रोग के नाम से जाना जाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्लियां पाई जाती हैं, जिसे ही आइरिस कहा जाता है। साथियों, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उस स्थिति में ऑप्शन ए है उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, ऑप्शन बी है त्वरण अधिकतम होता है, ऑप्शन सी है वेग शून्य होता है, ऑप्शन डी है ये तीनों सही है। साथियों, इसका सही आंसर है कि जब सरल आवर्त गति करने वाला कोई कण अपने गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उस स्थिति में ये तीनों घटनाएं घटती है। गतिज ऊर्जा उस स्थिति में शून्य हो जाता है, त्वरण उस स्थिति में जब वो अंत बिंदु पे रहता है तो उस स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है। उस स्थिति में क्योंकि उस स्थिति में वेग भी शून्य हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, त्वरण अधिकतम होता है एवं वेग शून्य हो जाता है। साथियों, यदि कोई वस्तु आवर्त गति करता है तथा बल के विपरीत विस्थापन उत्पन्न करता है तो इसे सरल आवर्त गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मंदन क्या है? ऑप्शन ए है धनात्मक त्वरण, ऑप्शन बी है अपरिवर्तनशील त्वरण, ऑप्शन सी है ऋणात्मक त्वरण, ऑप्शन डी है चर त्वरण। साथियों, मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। इसे ए से सूचित किया जाता है। त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथियों, त्वरण बराबर होता है एक्सीलरेशन बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दर्बों में घर्षण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी विकृतिगंधता, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी विकृति। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दर्बों में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कमजोर बल है? ये क्वेश्चन शायद पीछे भी हो चुका है साथियों। तो सबसे कमजोर बल ऑप्शन ए, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी विद्युत बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल, ऑप्शन डी उछाल। साथियों, सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल को माना जाता है और सबसे मजबूत बल ऑप्शन सी नाभिकीय बल को माना जाता है। सबसे कमजोर नाभिकीय बल जो होती है साथियों, वो गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 10⁻25 गुना अधिक मजबूत होता है। साथियों, सबसे कमजोर नाभिकीय बल, सोचिए नाभिकीय बल सबसे मजबूत होता है, लेकिन जो नाभिकीय बल सबसे कमजोर होता है वो गुरुत्वीय बल
की अपेक्षा 10⁻25 गुना अधिक मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है ऑप्शन ए गति शक्ति, ऑप्शन बी स्थिति शक्ति, ऑप्शन सी ना तो गति शक्ति ना ही स्थिति शक्ति, ऑप्शन डी दोनों, गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आकाश में जब पक्षी उड़ रहे होते हैं उस टाइम में, उसके उड़ते समय उसमें गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों होते हैं। उड़ते हुए पक्षी में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों विद्यमान होते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है साथियों 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन का गति का दूसरा नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी बलों के प्रभावों को समझने में सहायक है। ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी जड़ गति का अध्ययन कहलाता है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन की दिशा में होता है, तथा संवेग जो होता है वो बल के परिवर्तन की दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी 3। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम को प्रतिपादित किए थे। पहला नियम है साथियों, पहला नियम से, न्यूटन के पहला नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है। पहला नियम है कि वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना आरोपित किया जाए। न्यूटन के पहले गति के नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इस नियम से ही बल की परिभाषा हमें प्राप्त होती है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है F = ma, जहां F फोर्स बल है, m मास है और a त्वरण एक्सीलरेशन है। तीसरा नियम से, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्रत्येक क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने गति के नियमों अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 13, गति का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए काइनेमेटिक्स, ऑप्शन बी डायनामिक्स, ऑप्शन सी मैकेनिक्स, ऑप्शन डी नॉटिक्स। साथियों इसका सही आंसर होगा काइनेमेटिक्स। गति के अध्ययन को हम किससे जाने जाते हैं, काइनेमेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसमें सबसे अधिक कौन सा घर्षण होगा। साथियों कोई कार जब सड़क पर चल रहा होता है तो उसमें सबसे अधिक स्थितिक घर्षण होता है, उससे कम काइनेटिक घर्षण होता है और उससे कम रोलिक घर्षण होता है। यहाँ है कि साथियों संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। जब दो वस्तुएं आपस में एक संपर्क में रहता है तो उसके मध्य एक बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है। यही बल घर्षण बल कहलाता है। साथियों घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की दिशा के विपरीत होती है, वस्तु के गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल जब कभी लगेगा तो वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगेगा। साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 15, वही वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो
वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन ऑप्शन ए न्यूटन के घर्षण का नियम है, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ऑप्शन सी न्यूटन का गति का द्वितीय नियम है, ऑप्शन डी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से कोई रेलगाड़ी गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, ऑप्शन सी गाड़ी की ओर गिर सकता है, ऑप्शन डी गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटफॉर्म पर अगर कोई रेलगाड़ी तेजी से आ रहा है और प्लेटफॉर्म पर कोई उसके किनारे कोई लड़का खड़ा है तो वहां उस स्थिति में वहां दाब कम हो जाएगा और बालक गाड़ी के ओर गिर सकता है। साथियों, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर उस स्थान का दाब कुछ समय के लिए कम हो जाता है, जिस कारण से बालक का संतुलन खो सकता है और वह गाड़ी की ओर गिर सकता है। यह बर्नौली का सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? ऑप्शन ए वस्तु के भार, ऑप्शन बी गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, ऑप्शन सी गिरने के समय का वर्ग, ऑप्शन डी गिरने का समय। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने के समय के वर्ग के अनुपात में होगा। किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। साथियों, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिणाम क्या होगा? साथियों, सबसे पहले तो हमें विस्थापन के बारे में जानना है। विस्थापन क्या होता है? कि अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। साथियों, एक आदमी, यहां बिंदु ओ है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सबसे पहले तो डायरेक्शन हम समझ लेते हैं। साथियों, किसी भी मैप में ऊपर के डायरेक्शन को नॉर्थ कहा जाता है और ये नीचे के साउथ कहा जाता है और इसे ईस्ट कहा जाता है, इसे वेस्ट कहा जाता है। साथियों, कोई आदमी है जो ये ओ बिंदु से पूरब की ओर चलता है, कितना? 8 किलोमीटर पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है। के बाद फिर वह 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो ये नॉर्थ ऊपर की ओर चला, वो कितना? ये 6 किलोमीटर चला। तो बोलता है इस स्थिति में उसका विस्थापन क्या होगा? तो साथियों, क्या होता है कि किसी भी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति क्या है साथियों? उसका प्रारंभिक स्थिति यहाँ है, शुरुआत में कोई वस्तु यहाँ था और अंतिम स्थिति क्या है? ये है, यहाँ चल करके आ गया है। तो क्या हुआ? क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो साथियों, प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु के अगर इस लाइन को हम मिला दे तो यही न्यूनतम दूरी किसी वस्तु का होगा। तो
यही विस्थापन हो जाएगा। तो साथियों इसका होगा, इसे निकालने के लिए हम यहाँ ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो होता है क्या, ओ बी निकालना है, तो ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं ये 8 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 6 का स्क्वायर बराबर ये 64 प्लस 36 बराबर 100 हो गया। ओ बी स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन का परिणाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ एक पॉइंट और देखने वाला है साथियों कि विस्थापन का धनात्मक ऋणात्मक, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। यहाँ विस्थापन है क्या साथियों, धनात्मक ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थलों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, तो उस स्थिति में कौन सा पत्थर पहले पहुंचेगा साथियों। ऑप्शन ए है छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, ऑप्शन बी है बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, ऑप्शन सी है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ऑप्शन डी है पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। साथियों जब कोई किसी भी द्रव्यमान के वो पत्थरों को ऊंचाई से हम नीचे गिराते हैं, जमीन पर गिराते हैं, तो उस स्थिति में उस पत्थर पर उसके द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वह समान समय पे पृथ्वी पे गिरेगा। तो ऑप्शन सी होगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। नीचे है साथियों कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऊंचाई से गिरने का समय द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। वही ना बोले साथियों, ऊंचाई से कोई वस्तु को अगर गिराया जाए तो वो द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है, उस पर उसका द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो समान ही समय पे पहुंचेगा पृथ्वी पे। उपग्रह का परिक्रमण काल उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी उपग्रह को जब हम यहाँ से पृथ्वी से छोड़ते हैं तो वो जब अंतरिक्ष में रहता है तो उसको उसके घूर्णन पे, उसके परिक्रमण काल जो होता है उस पे उस उपग्रह के द्रव्यमान का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक ही त्रिज्या कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों का चाल समान रहता है। अगर एक ही कक्षा में सैकड़ों उपग्रह भ्रमण कर रहा है तो उसका चाल साथियों सेम होगा, चाहे उसका द्रव्यमान कुछ भी क्यों ना हो, वो द्रव्यमान कितना भी किसी का ज्यादा हो किसी का कम क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समान कक्षा में है तो उसका चाल भी समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक पेंडुलम को से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी पे होगा क्या, घड़ी पे क्या प्रभाव होगा। जब हम किसी पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो साथियों उस पर क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन ए है कि सुस्त हो जाएगा, ऑप्शन बी है तेज, ऑप्शन सी है पृथ्वी समान समय देगी, ऑप्शन डी है कार्य करना बंद कर देगा। साथियों जब हम एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उस घड़ी पे इफेक्ट पड़ता है कि वो सुस्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर ले जाने के बाद गुरुत्वीय त्वरण घट जाता है और आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वायु का वेग संबंधित है। ऑप्शन ए पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से, ऑप्शन बी पृथ्वी के चक्कर लगाने से, ऑप्शन सी दाब प्रवणता से, ऑप्शन डी तापमान से। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। दाब प्रवणता के कारण चक्रवात एवं प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यदि आंतरिक दाब निम्न हो जबकि बाह्य दाब उच्च हो तो वायु की गति अंदर से बाहर से अंदर की ओर होती है, इसे चक्रवात कहते हैं। यदि आंतरिक दाब
उच्च हो, बाह्य दाब निम्न हो, तो वायु की गति अंदर से बाहर की ओर होती है। इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। साथियों, तो ये रहा मेरा 21 क्वेश्चन का फिजिक्स का क्वेश्चन का डिस्कशन। साथियों, आशा करता हूं कि आप सबों के लिए मेरा ये सेशन हेल्पफुल होंगे। अगर आप लोगों के लिए मेरा सेशन हेल्पफुल है तो साथियों प्लीज मेरे चैनल बीजी पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबा लीजिएगा साथियों, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, आसानी से मिल सके। साथियों, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और प्लीज कमेंट जरूर करें कि